हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल मेन लीड सुमो को दिखाया जाता है, जो एक कॉमिक नोवेल पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और कहने लगती है कि ये कैसा घटिया इंसान है जिसने अपनी ही वाइफ को डिवोर्स देकर एक अटैकर से शादी कर ली। अगर मैं उस हीरोइन की जगह होती तो उससे अच्छा खासा डिवोर्स एलिमनी लेती और आराम से अपनी जिंदगी बिताती। तभी वह नोवेल कॉमिक के अंदर चली जाती हैं। फिर दिखाया जाता है सुमो हॉस्पिटल में थी और उसे होश आता है। तभी नोवेल का हीरो गु यानशाओ, जो गु ग्रुप का सीईओ था, वह उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि ये तुम्हारा 100th टाइम है जिसमें तुमने डिवोर्स देने से मना किया। पहले तुमने मुझे ड्रग्स देकर मेरे साथ रात बिताई और मीडिया वालों को बुलाकर मुझसे जबरदस्ती शादी की और फिर लिन शलीन को स्टेज से धक्का देकर मारने की कोशिश की। इतने में तुम्हारी दाल नहीं गिली तो अब तुम मुझे खुद की जान देने का नाटक कर डिवोर्स देने से बचना चाहती हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुमो तो ये सब सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि ये लाइंस मैंने कहीं सुनी है। ओह नो, ये तो वही घटिया सीईओ है ना? क्या मैं उस नोवेल की मेन हीरोइन सुमो बन गई हूँ? ओह नो, उसकी जिंदगी तो बहुत ज्यादा सैडेस्ट है। यानजाओ कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो डिवोर्स से बच जाओगी, और उसे डिवोर्स पेपर देते हुए कहता है कि अभी इस पर साइन करो। सुमो सोचने लगती है कि ये मैं कैसे भूल गई, अभी इसने मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट दिया है, अभी मुझे 20 मिलियन का चेक भी देगा। यानजाओ 20 मिलियन का चेक निकाल कर उसे दे देता है, जिसे देखकर सुमो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि इतना पैसा तो मैं जिंदगी भर नहीं कमा पाती। यानजाओ कहता है कि मुझे पता है तुमने मुझसे बस पैसों के लिए शादी की है। सुमो सोचने लगती है कि काश मैं इस हीरोइन के दिल से इस घटिया इंसान को निकाल पाती। वैसे भी हमारी सैड ही एंडिंग होने वाली है, हम दोनों एक साथ नहीं रहने वाले। अब मैं इसकी बॉडी में आ ही गई हूँ तो मुझे इसकी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। और यानजाओ के पास आकर कहने लगती है कि तुम मुझे सस्ते में निपटाना चाहते हो, तुम मुझे डिवोर्स एलिमनी 200 मिलियन दो। जो सुनकर यानजाओ तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, तुमने अभी तक गू ग्रुप में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है और तुम 200 मिलियन मांग रही हो, ये मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। सुमो कहती है कि तुमने मुझे पहले चीट किया, मैंने नहीं, और सोचने लगती है कि तुम उस धोखेबाज को इंटरटेन करो जो बाद में तुम्हें हर्ट कर देगी और तुम बैंकरप्ट हो जाओगे और पैरालाइज होकर मरोगे। तुम जैसा घटिया इंसान यही डिजर्व करता है। इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं मरूंगी और अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगी। अभी तक सुमो जो भी सोच रही थी, यानजाओ उसे साफ साफ अच्छे से सुन रहा था। वह तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे गुस्से में कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब बकवास करने की। सुमो कहने लगती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, जल्दी मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें डिवोर्स दे देती हूँ। यानजाओ सोचने लगता है कि क्या ये सब मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ और चेक निकालकर उस पर साइन करने लगता है, जो देखकर सुमो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब तो मैं बिलियनर बन जाऊंगी, अब तो मैं बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीऊंगी। यानजाओ तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मुझे आवाजें कहाँ से सुनाई दे रही है। सुमो तो उसे रुके हुए देखकर सोचने लगती है कि अब ये साइन क्यों नहीं कर रहा है, अगर ये अभी मरता है ना तो फिर भी इसे ये साइन कर कर जाना ही होगा। जो सुनकर यानजाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सुमो तो हैरान हो जाती है कि इसे अचानक से क्या हो गया। तभी वहाँ पर यानजाओ की बहन गु जीजी और लिन शलीन आ जाती हैं। गु जीजी गुस्से में सुमो से कहने लगती है कि तुम तो कितनी ज्यादा ड्रामेबाज हो, मेरा भाई तुम्हें डिवोर्स ना दे दे तभी तुम ये सब नाटक खेल रही हो ना। सुमो सोचने लगती है इसे तो पता ही नहीं है कि इसका बॉयफ्रेंड इसे चीट कर रहा है और वह इसे गंदी बीमारी देकर जाएगा, जिसका एक्सपेंस ये लोग नहीं उठा पाएंगे क्योंकि यह बैंकरप्ट हो जाएंगे और यह बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देगी। ये सब यानजाओ और जीजी दोनों ही सुन लेते हैं। जीजी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुम मुझे कर्स कर रही हो। सिलिन कहने लगती है कि सुमो ने तो कुछ कहा ही नहीं, क्या तुम ज्यादा थक गई हो इसीलिए हेलुसिनेट कर रही हो। दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उन दोनों को उसकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है, क्या वह दोनों सुमो की इनर वॉइस सुन सकते हैं। दोनों हैरानी से सुमो को देखने लगते हैं। सुमो सोचने लगती है मैं इनके मामलों में नहीं फंसना चाहती, मैं आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगी और जब ये लोग मरेंगे तब इनकी कब्र में फूल चढ़ाने चली जाऊंगी। सिलिन सुमो पर हमदर्दी दिखाते हुए कहने लगती है कि तुम बीमार हो ना, चलो मैं तुम्हें बेड तक छोड़ देती हूँ, और उसके करीब जाने लगती है। सुमो उसको मुस्कुराती हुई देखकर सोचने लगती है कि इस जैसी घटिया इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखी, अब ये मेरे करीब आकर मुझे छुएगी और गिरने का नाटक कर देगी और कहेगी कि मैंने इसे धक्का दिया
किया। ये नाटक तो कोई भी सेकंड क्लास का बच्चा भी देखकर पहचान जाएगा। ये सुनकर दोनों भाई बहन सेलिन को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करेगी, ये तो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है ना। सेलिन सुमो के पास जाती है और सेम वही गिरने का नाटक करने लगती है और कहती है कि इसमें सुमो की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत कहना। तो सुमो कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती, साफ पता चल रहा है तुम खुद गिरी हो। सेलिन ड्रामा करते हुए कहने लगती है कि तुम ये सब इसीलिए कह रही हो ना कि तुम्हें यांजो को डिवोर्स देना पड़ रहा है क्योंकि वह मुझसे शादी करना चाहता है, पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यांजो तुम्हें 200 मिलियन दे तो रहा है कि तुम पूरी जिंदगी आराम से खा पी सको। यांजो सेलिन को चुप करवाता है और सोचने लगता है कि इसने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैंने इससे शादी का वादा किया था, पर सुमो से शादी होने के बाद मैंने इससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, पर सेलिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए मुझे सुमो को डिवोर्स देना पड़ेगा। सेलिन और मेरे बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। सुमो कहती है ये तो मैं भूल ही गई थी और फौरन यांजो से चेक लेकर कहती है कि इस पर प्लीज साइन कर दो, फिर तुम दोनों लवर्स एक साथ अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हो। यांजो तो अभी भी सोच में पड़ा हुआ था, तो सेलिन कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हें 200 मिलियन मैं दूंगी। सुमो तो खुश हो जाती है कि पैसे तो मिल रहे हैं, वैसे भी एक घटिया इंसान ऐसी ही मौत डिजर्व करता है, और सेलिन को ब्लेसिंग देने लगती है कि हैप्पी मैरिज लाइफ। यांजो फौरन सेलिन को मना कर देता है कि सुमो मेरी वाइफ है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और जीजी को सेलिन को वहां से ले जाने के लिए कहता है। और सेलिन को जाते हुए देखकर सोचने लगता है कि इतने सालों से मुझे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा जेंटल और काइंड हार्टेड है, पर जो आज मैंने देखा उसे देखकर लगता है कि मैं सेलिन को अच्छे से जानता ही नहीं हूँ। और सुमो से कहने लगता है कि अपने कपड़े फौरन चेंज कर लो, हम घर जा रहे हैं। सुमो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। यांजो सोचने लगता है कि जो भी कुछ सुमो सोच रही थी अगर वह सच है तो मुझे अपनी किस्मत चेंज करनी ही होगी। सुमो तो परेशान हो जाती है कि मेरे पैसे, अगर तुम डिस्काउंट चाहते हो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे सकती हूँ, पर मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे तुम। और उसे पैसों के लिए मनाने लगती है, पर यांजो उसकी एक भी बात नहीं मानता। फिर दिखाया जाता है सुमो को हाई हिल्स में चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। यांजो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये इतना कैसे बदल गई, इसे तो हाई हिल्स बहुत ज्यादा पसंद थे ना। तभी एक कार वहां से निकलती है जो उन पर पानी उड़ा देती है, जिसे देखकर सुमो फौरन यांजो को अपने आगे कर देती है, जिससे वह तो पानी से बच जाती है पर यांजो पूरा गीला हो जाता है। सुमो सोचने लगती है कि ये घटिया इंसान किसी और काम नहीं तो एक शील्ड के काम तो आ ही गया। यांजो को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में सुमो से कहता है कि अगर मैंने एक और बार तुमसे घटिया इंसान सुना ना तो देख लेना कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा। सुमो उसे कंफ्यूजन में देखती हुई कहने लगती है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हें क्या हो गया। यांजो उसे कुछ भी नहीं बताता। दोनों कार में पहुंचते हैं। सुमो इतनी लग्जरियस कार देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन यांजो उसे कहती है कि ड्राइवर चलो कार चलाओ। यांजो गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, फौरन फ्रंट सीट में आकर बैठो। सुमो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो यांजो उससे कहता है कि अगर तुम 200 मिलियन चाहती हो तो चुपचाप आकर फ्रंट सीट पर बैठो। पैसों के लिए तो सुमो फौरन फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाती है। सुमो को बेल्ट लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो यांजो उसकी मदद करता है, जिससे वह दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो सुमो की दिल की धड़कनें रुक गई थी। यांजो उससे दूर हटता है और सोचने लगता है कि ये इतनी ज्यादा कैसे बदल गई, क्या इसके दिमाग में चोट लग गई है। दोनों घर पहुंचते हैं और इतना बड़ा घर देखकर सुमो तो खुश हो जाती है। सुमो एंटीक फ्लावर पॉट को टच करती है, जिससे वह गिरने वाला था। यांजो फौरन उसे बचा लेता है और गुस्से में सुमो को घूरता है। सुमो सोफे पर बैठती है, तभी उसकी नज़र दो वॉलनट पर पड़ती है और वह उसे उठा लेती है। यांजो के कुछ कहने से पहले सुमो उसे तोड़कर खाने लगती है और यांजो को भी पूछती है। यांजो को तो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह उससे कहने लगता है कि यह एंटीक वॉलनट थे, इसे मैंने ढूंढने में 10 साल लगा दिए और तुमने 2 मिनट में इसे तोड़कर खाना भी स्टार्ट कर दिया। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि घर की कोई चीज पर भी हाथ मत लगाना, चुपचाप एक जगह पर बैठी रहो। और वहां से चला जाता है। सुमो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर दिखाया जाता है सुमो को बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो वह किचन में जाती है जहां पर कुछ भी नहीं था। उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि घर में इतनी सारी एंटीक चीजें रखी हैं पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह 1 मिलियन में घर का सारा सामान बेच देती है। तभी एक आदमी आकर सुमो से कहता है कि ये सामान बचा हुआ है। सुमो देखती है कि वह यांजो का पर्सनल सामान था।
सुमो सोचती है कि हीरोइन ने इसे बहुत सी चीजें गिफ्ट में दी है, पर इस इडियट ने कभी भी उसका एहसान नहीं माना। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह यानजाओ के ऑफिस के बाहर ही यानजाओ के पर्सनल बिलोंगिंग का सेल लगा देती है। लोगों को तो विश्वास ही नहीं आता कि यह यानजाओ का पर्सनल सामान है, पर सुमो उनसे कहने लगती है कि ये फेक नहीं है और लोगों को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती हुई कहती है कि हम इसे घर से साफ कर रहे हैं, इसीलिए ये सामान बेच रहे हैं। अगर ये फेक हुआ तो आप मुझसे डबल पैसे वापस ले जाना। सभी लोग विश्वास कर लेते हैं कि यानजाओ की वाइफ ही ये सामान बेच रही है, तो ये फेक नहीं होगा और सभी उसे खरीदने लगते हैं। यानजाओ का असिस्टेंट ये सब देख लेता है। वह फौरन यानजाओ के पास जाकर बताता है कि नीचे मैडम आई हुई है। यानजाओ उससे कहने लगता है कि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, उसे वापस भेज दो। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि वह आपसे मिलने नहीं, नीचे आपका सामान बेचने आई है। यानजाओ तो हैरान हो जाता है। वहीं यानजाओ के सामान के लिए लड़ाई हो रही थी, सुमो उसे बेच रही थी। तभी सुमो के हाथ पर उसका अंडरवेयर लग जाता है और वह सबको ऐसा कहकर बताने लगती है कि ये यानजाओ का अंडरवेयर है, देखो उसकी स्मेल भी अभी तक आ रही है। तभी वहां पर यानजाओ पहुंच जाता है और उससे अंडरवेयर छीनते हुए कहता है कि तुमने ये क्या लगा रखा है। यानजाओ को वहां देखकर उसके सभी फैन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे ही यानजाओ ये महसूस करता है, वह फौरन सुमो का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है और उसे डांटते हुए कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरे ही ऑफिस के बाहर मेरा ही सामान बेच रही हो, तुम मुझे एम्बैरेस फील करवाना चाहती हो क्या। सुमो कहने लगती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मुझे अकेले उस घर में छोड़कर आ गए और वहां पर कुछ खाने के लिए भी नहीं था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूखे मर जाऊं, तो मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना था, तो मैंने तुम्हारा सामान बेच दिया। यानजाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसे कॉल आती है जिसे सुनकर वह हैरान हो जाता है। वह फौरन घर पहुंचता है जहाँ उसका छोटा भाई गुई सबको बता रहा था कि देखो हमारे घर का सारा सामान चोरी हो गया। सुमो सोचती है कि शुक्र हो मैंने तुम्हारा ये जमीन छोड़ दी, वरना मैं तो इसे भी बेचने वाली थी। जो दोनों भाई सुन लेते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये सब तुमने किया। तभी वहां पर जीजी और सेलिन आ जाते हैं। जीजी उस पर भड़कती हुई कहने लगती है कि मुझे पता है तुम मेरे भाई को फोर्स करना चाहती हो कि वह तुम्हें डिवोर्स न दे, पर तुम ये सब कैसे कर सकती हो। तो सेलिन उसे शांत रहने के लिए कहती है और बताती है कि सुमो ऐसी लड़की नहीं है। तो सुमो गुस्से में कहती है तो मैं कैसी हूँ। तो सेलिन कहने लगती है कि माना तुम उसे पसंद करती हो, पर तुम किसी को भी अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। गुई भी कहने लगता है कि तुमने हमेशा मेरे भाई का फायदा उठाया है, उससे जबरदस्ती शादी की, हमारी भाभी बनने के लायक तो सिर्फ सेलिन ही थी। तो जीजी भी कहने लगती है कि अगर तुम नहीं होती तो यानजाओ और सेलिन की कब की शादी हो चुकी होती, तुम जल्द ही उसे डिवोर्स दो और इस घर से दफा हो। सुमो कहने लगती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, तुम जल्द से जल्द मुझे 200 मिलियन दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर तुम्हारा भाई नहीं मान रहा मुझे डिवोर्स देने के लिए। तभी वहाँ पर मिसेस गु आ जाती है और यानजाओ पर भड़कते हुए कहने लगती है कि तुम इसे डिवोर्स देना नहीं चाहते, ये हमारे परिवार के बिल्कुल भी लायक नहीं है, ये एक बीमारी है। सुमो मुस्कुराती हुई सोचने लगती है कि तुम मुझे सुनाओगी, वैसे भी तुम्हारी गिनी चुनी सांसें ही बची है, तुम अच्छे से सांस ले लो, क्योंकि 1 साल के बाद तुम्हारा बेटा अपाहिज होकर मरने वाला है और बेटी बिल्डिंग से जंप लगाने वाली है और छोटा बेटा दोनों किडनियां गायब होने की वजह से मरने वाला है और तुम्हें भी ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है, जिससे तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। ये सब सुनकर पूरी फैमिली भौचक्की रह जाती है। मॉम को भी सुमो की इनर वॉइस अच्छे से सुनाई दे रही थी। वह सुमो पर गुस्सा करने ही वाली थी, तभी यानजाओ मॉम को रोकता है और कुछ भी ना बोलने के लिए कहता है और सोचने लगता है कि मुझे मॉम का जल्दी चेकअप करवाना होगा। गुई सुमो पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो और सोचने लगता है कि मेरी किडनी कैसे बाहर निकल जाएगी। सुमो गुई से कहने लगती है कि तुम्हारे सर पर एक ग्रीन हैट है जो बैड लक लेकर आता है, इससे पता चलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बीच प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। और मुस्कुराती हुई सोचने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे चीट कर रही है और तुम्हें होश भी नहीं है, तुमसे ज्यादा आईक्यू तो मेरे सर पर है। गुई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सेलिन कहने लगती है कि मुझे पता है तुम गुई को पसंद नहीं करती, पर तुम उसे ऐसे कर्स तो मत करो ना। सुमो कहती है कि मैं कर्स कर रही हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थाईलैंड से वापस आने वाली है ना, तो उसके बाद तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। और सोचने लगती है कि इसे तो कुछ पता भी नहीं है, इसकी गर्लफ्रेंड ने थाईलैंड जाकर अपना सेक्स चेंज करवा दिया है, अब वह लड़का बन चुका है। गुई तो ये सब सुनकर सदमे में ही आ जाता है। मिसेस गू सबको अपने पास बुलाकर कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम लोग भी सुमो की इनर वॉइस सुन पा रहे हो।
तो सभी लोग हाँ बोलते हैं। तो मिसेस गू कहने लगती है कि क्या ये जो सब बोल रही है वह सच है? जीजी कहने लगती है कि मैंने सुना है गुई की गर्लफ्रेंड थाईलैंड से वापस आने वाली है। सभी लोग हैरानी से गुई की तरफ देखने लगते हैं। सेलिन अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुम ये सब कैसे कह सकती हो, और उसे टी देते हुए कहती है कि माना तुम मुझसे गुस्सा हो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम ये सब मत कहो और इसे पीकर मेरी एपोलॉजी एक्सेप्ट करो। सुमो मुस्कुराती हुई सोचने लगती है, अच्छा तो तुम मुझे मेडिसिन पिलाकर एक्साइटेड करना चाहती हो। ये सुनकर तो पूरा परिवार ही हैरान हो जाता है कि सेलिन ऐसी तो बिल्कुल नहीं है। सुमो सेलिन से चाय लेकर उसे ही जबरदस्ती पिला देती है और कहने लगती है कि तुम मुझे मेडिसिन पिलाकर एक्साइट करना चाहती थी ना, तो अपने मजे अपने आप लो। अगर तुम जल्दी से यहाँ से नहीं खिसकी तो ड्रग्स का असर स्टार्ट हो जाएगा, फिर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। सेलिन घबरा जाती है और फैमिली से कहने लगती है कि जैसा ये कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे अचानक से कुछ काम याद आ गया तो मुझे जाना होगा, आप इससे बात कर डिवोर्स के लिए एग्री कर लीजिएगा। और लड़खड़ाती हुई वहाँ से जाने लगती है। पूरी गू फैमिली उसे हैरानी से देखती हुई कहती है, जो सुमो ने कहा था वो सच था? सुमो मुस्कुराती हुई कहती है कि हाँ, गुई का भी जल्दी वही हाल होने वाला है और उसके बाद ग्रीन हैट ट्रांसफर होने वाली है यांजाओ पर। वहीं सेलन लड़खड़ाती हुई जा रही थी, तभी लुचिन का उसे कॉल आता है। तो सेलन उसे बताने लगती है कि मैं गू हाउस से बाहर निकल गई हूँ, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। लुचिन कहता है कि ठीक है, अब आगे के प्लान के लिए तुम उसकी कंपनी जाओ, वहाँ पर मैंने एक आदमी ढूंढ लिया है जो तुम्हारी मदद करेगा। सेलिन उसे ओके कहकर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है डैड और ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंडमा बड़े प्यार से सुमो से बात करते हैं। सुमो मुस्कुराती हुई सोचने लगती है, एक ग्रैंडमा ही है जो बहुत ज्यादा अच्छी है, पर क्या फायदा, एंड में सिर्फ यही बचने वाली है, बाकी तो सब मरने वाले हैं और यही गू ग्रुप को संभालेंगी। बुढ़ापे में लोगों को शांति चाहिए होती है, पर ये अकेलेपन से जूझेगी। मुझे इन पर बहुत ज्यादा दया आती है। ये सब सुनकर मिस्टर गू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह यांजो से कहने लगते हैं कि ये लड़की तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है, तुम जल्द से जल्द इसे डिवोर्स दे दो और एलिमिनी के 5 मिलियन दे दो। यांजो मना करने वाला था, तभी गुस्से में सुमो कहने लगती है कि तुम मुझसे पैसे हड़पना चाहते हो, मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूंगी, मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए। और सोचने लगती है कि तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, तुम मेरे पैसे हड़प कर अपने उस एलिजिटिमेट चाइल्ड को देना चाहते हो ना, जो तुम्हारा बायोलॉजिकल चाइल्ड है भी नहीं और तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर तो पूरी फैमिली हैरान हो जाती है कि नाजायज बेटा। मिसेस गू तो मिस्टर गू के कान पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रहे हो, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी, और उसे घसीटते हुए ले जाती है। ग्रैंडमा ये सब तमाशा देखकर सोच में पड़ जाती है कि सुमो हमारी फैमिली के लिए फायदेमंद हो सकती है, इससे हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, और यांजो को बात करने के लिए बाहर ले जाती है और यांजो को समझाते हुए कहने लगती है कि मुझे फ्यूचर टेलर पर भरोसा है, क्योंकि एक बार तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में भी किसी ने भविष्यवाणी की थी कि उनका कार एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाएगी, और उसी के एक हफ्ते के बाद उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। मुझे लगता है कि शायद सुमो भी लोगों का भविष्य देख सकती है, तो तुम्हें उसे अपने पास रखना होगा और गू फैमिली का फेथ चेंज करना होगा। तो यांजो ग्रैंडमा को हाँ कह देता है और ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दोनों भाई बहन सुमो की चापलूसी कर रहे थे कि मेरे भाई के जितना रिच और हैंडसम आदमी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आप उसे छोड़ने का विचार छोड़ दो। सुमो कहने लगती है कि रिच तो हम हार्ड वर्क कर भी हो सकते हैं, और सोचने लगती है पर वो पैसा अलग है जो मैं डिवोर्स की एलिमिनी में पाऊंगी। गुई सुमो से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे सच्चा प्यार मिलेगा? तो सुमो कहती है कि हाँ, तुम्हारे सर पर ग्रीन हैट जो है, जिसे सुनकर गुई रोने लगता है। तभी वहाँ पर यांजाओ आ जाता है और दोनों भाई बहन अपनी सीट छोड़ देते हैं। यांजाओ सुमो से पूछने लगता है कि जो भी तुम सोच रही हो क्या वह सच है? तो सुमो कहने लगती है कि तुम्हें क्या पता कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या तुम्हारे पास स्पेशल पावर है मेरी इनर वॉइस जानने का? यांजाओ उसे कुछ भी नहीं बताता और कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि मेरे फ्यूचर में क्या है। सुमो सोचने लगती है कि शायद इसने मुझे फ्यूचर टेलर समझ लिया है, वैसे भी मुझे सब पता है, और उससे कहने लगती है मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगी, पर इससे पहले मुझे डिवोर्स एलिमिनी 200 मिलियन चाहिए। जिसे सुनकर यांजाओ तो हैरान हो जाता है कि 200 मिलियन एक भविष्यवाणी का, क्या तुम पागल तो नहीं होगी हो? चलो 1 लाख ले लेना। सुमो और वह एक दूसरे से बार्गेनिंग करने लगते हैं और 18 मिलियन में फाइनल होती है बात। सुमो सोचने लगती है कि मुझसे बार्गेनिंग, तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो। यांजाओ कार्ड निकालता है और सुमो से कहता है कि मुझे कोई भी बकवास नहीं सुननी। सुमो उससे वह कार्ड छीन लेती है। वहीं यांजाओ के ऑफिस में असिस्टेंट जाओ उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुरा रहा था, तभी वहाँ पर सेलिन पहुँच जाती है और असिस्टेंट से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें ही लुचन
ने तैयार किया है और उससे फाइल ले लेती है और मुस्कुराती हुई सोचने लगती है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यान जाओ इस बिडिंग में फेल हो गया तो उनकी कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वह वहाँ से जाने लगती है, तभी मेडिसिन का असर उस पर दिखने लगता है और वह असिस्टेंट पर ही टूट पड़ती है। वहीं सुमो कार्ड लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी और यानजाओ के बारे में सोचती है कि है तो ये हैंडसम, पर क्या करे, फिर भी घटिया इंसान ही रहेगा। और नाटक करती हुई जो आगे होने वाला है वह बताने लगती है कि सेलिन अभी तुम्हारे ऑफिस में है और वह तुम्हारी बिडिंग चुराने वाली है और तुम्हारा असिस्टेंट उसके साथ मिला हुआ है। मेरी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग वह अभी ऑफिस में ही रोमांस कर रहे होंगे। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जीजी कहने लगती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वह तो मेरे ब्रदर से प्यार करती है, शायद आपने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। सुमो सोचने लगती है कि पूरी बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं, वह तुम्हारे प्रोजेक्ट टेंडर के डॉक्यूमेंट्स चुराने आई है, जिसके लीक होने पर तुम्हारी फंडिंग चैन पूरी की पूरी टूट जाएगी और तुम लोग बैंकक्रप्ट हो जाओगे। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। यान जाओ कहता है कि अभी बहस कर कोई फायदा नहीं है, चलो हम खुद जाकर चेक कर लेते हैं कि ये सच बोल रही है कि नहीं। और सुमो का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है तो सुमो कहती है कि मैंने सिर्फ भविष्यवाणी बताई है, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं खुद जाकर ये सब देखूंगी। यानसो कहता है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, जिसे सुनकर सुमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। मिसेस गू अभी भी मिस्टर गू से इंक्वायरी कर रही थी और उससे पूछ रही थी कि तुम्हारा एलिजिटिमेट चाइल्ड कौन है और उसकी खातिरदारी कर रही थी। तभी वह बच्चों को जाते हुए देखती है तो उनसे पूछती है तो गुई उन्हें सब कुछ बता देता है, तो मॉम भी उनके पीछे चले जाती है। फिर दिखाया जाता है सभी लोग ऑफिस पहुंचते हैं, तभी एक आदमी यानजाओ पर चाकू से अटैक कर देता है। यानजाओ को चाकू लगता है, इतने में सुमो उसे बचा लेती है क्योंकि रियल लाइफ में सुमो मार्शल आर्ट अच्छे से जानती थी और वह उस अटैकर का तिनक दिन धा कर देती है। सुमो के मूव देखकर गू फैमिली तो हैरान हो जाती है और यानजाओ से कहने लगते हैं कि तुम फ्यूचर में कभी भी सिस्टर इन लॉ को अब्यूज मत करना, वरना सिस्टर इन लॉ तुम्हारा बैंड बजा देगी। सुमो उस अटैकर का काम खत्म कर गू फैमिली के पास जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, फिर खुद को काम डाउन कर उसे अंदर चलने के लिए कहते हैं। सुमो अंदर की तरफ जाने लगती है, तभी वह प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी को देखती है और उसी से फ्लर्ट करने लगती है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगे। जिसे देखकर दोनों भाई बहन यानजो से कहने लगते हैं कि अगर आपको सुमो को अपना बनाना है तो आपको दोनों ही जेंडर से लड़ना होगा, क्योंकि देखकर लग रहा है कि सिस्टर इन लॉ को दोनों चलेंगे। ये सुनकर यानजाओ जेलस हो जाता है और सुमो से कहने लगता है कि हम लेट हो रहे हैं, हम यहाँ पर किसी को पकड़ने आए हैं। सुमो वहाँ से जाने लगती है तो यानजाओ अपने असिस्टेंट से कहता है ऑफिस के सभी सुंदर लोगों को निकाल दो। सभी लोग कैबिन में पहुँचते हैं और असिस्टेंट और सेलिन को साथ में देखकर हैरान हो जाते हैं। यानजाओ सोचने लगता है कि फिर से सुमो सच साबित हो गई, मतलब जो भी इसने अभी तक कहा क्या पता वह सच हो सकता है। मुझे अपनी फैमिली को किसी भी हालत में बचाना ही होगा। वहीं सेलिन तो यानजाओ के पास जाकर सारा दोष असिस्टेंट पर लगाने लगती है कि यही मुझसे जबरदस्ती कर रहा था, तुम्हें तो पता ही है मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूंगी। सुमो सोचने लगती है कि ये तो कितनी बड़ी नौटंकी है, क्या यानजाओ इसे माफ कर देगा। सच में कर भी सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ा बेवकूफ है। यानजाओ सेलिन से पूछता है कि तुम कह रही हो कि ये तुम्हें फोर्स कर रहा है, पर इस डॉक्यूमेंट का क्या। सेलिन कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और फौरन मिसेस गू के पास जाकर उन्हें मनाने लगती है कि आप ही यानजाओ को समझाइए ना, आपको तो मुझ पर विश्वास है। तो मिसेस गू उसकी एक भी बात नहीं सुनती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान निकलोगी। यानजाओ भी उस पर भड़क जाता है कि बताओ मुझे तुमने ये सब किसके कहने पर किया। तो सेलिन कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, मुझे भी ये सब करने के लिए फोर्स किया गया, पर मैं उस इंसान को नहीं जानती, मुझे बस वो यूज कर रहा था। तो सुमो सोचने लगती है कि हाँ वह तुम्हें सच में यूज ही कर रहा है, वह मिस्टर गू का एलिजिटिमेट चाइल्ड है और ये सारी साजिश वही करने वाला है। जिसे सुनकर यानजाओ हैरान हो जाता है और सोचने लगता है मैं सेलिन की मदद से उस आदमी को पकड़ सकता हूँ, तो मैं अभी इसे कुछ भी नहीं करता। वैसे भी इसने मेरी एक दिन जान बचाई थी, तो अभी मैं इसे बख्श देता हूँ। और सेलिन से कहने लगता है कि मैं अभी तुम्हें जाने देता हूँ, पर अगली बार से मेरे सामने दिखना मत, और उसे वहाँ से भेज देता है। असिस्टेंट को भी बॉडीगार्ड पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। जीजी कहने लगती है
कि भाई आपने इतनी आसानी से उसे जाने क्यों दिया। सुमो कहने लगती है क्योंकि प्यार की वजह से तुम्हारा भाई अभी भी सेलिन से बहुत प्यार करता है। यानजाओ कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सेलिन की मदद से उस आदमी को पकड़ सकता हूँ। सुमो तो यानजाओ के करीब जाने लगती है। यानजाओ को लगता है कि शायद सुमो उसे किस करने वाली है, पर सुमो फौरन डिवोर्स पेपर निकाल देती है, जो देखकर यानजाओ हैरान हो जाता है और उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देता है। तभी गुई बहुत से डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर यानजाओ के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि आपने तो इतने सारे प्रिंट करवा रखे हैं, क्या आप सिस्टर इन लॉ को डिवोर्स देने के लिए इतनी ज़्यादा बेकरार हो रहे थे। मॉम भी यानजाओ पर भड़क जाती है कि सुमो जो भी सोच रही है वह सब सच हो जा रहा है, हम अपनी फैमिली का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, पर तुम उसे डिवोर्स देना चाहते हो। तो यानजाओ कहने लगता है कि ये मैंने पहले प्रिंट करवाए थे, क्योंकि जब भी मैं सुमो से डिवोर्स की बात करता था तो वह पेपर फाड़ देती थी, इसीलिए मैंने बहुत से प्रिंट कर कर रखवा दिए थे। वहीं दोनों छोटे भाई सुमो से कहने लगते हैं कि अगर आपने ब्रदर को डिवोर्स भी दे दिया तो हम आप ही के साथ रहेंगे। यानजाओ सुमो के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें तब तक डिवोर्स नहीं दे सकता जब तक असली क्रिमिनल ना मिल जाए, और सोचने लगता है कि मुझे कैसे भी कर कर अपनी फैमिली का फेस चेंज करना होगा और इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो, तो मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। और उससे कहने लगता है कि तुम्हें कल रात मेरे साथ पार्टी में जाना होगा मेरी मदद करने के लिए। तो सुमो कहने लगती है कि उससे पहले हम पैसों का लेन देन कर लेते हैं, जल्दी मुझे पैसे दो। तो यानजाओ कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो सुमो कहती है ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100,000 मिलियन। तुम क्रेडिट कार्ड दोगे या डेबिट कार्ड। और सोचने लगती है कि अगर तुम्हें मुझे डिवोर्स नहीं देना तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए मजबूर कर दूंगी। यानजाओ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें ये मंथली इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो सुमो मान जाती है और कहने लगती है कि ये तो चलो ठीक हो गया, पर मेरी बेसिक नीड का क्या होगा, कभी एक्सीडेंट हो गया, इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, मेरी फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस उसका क्या। यानजाओ उसे अपना कार्ड निकाल कर देता है तो सुमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। यानजाओ मॉम से कहने लगता है कि पहले आपको हॉस्पिटल जाकर अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाना होगा। मिसेज मो कहने लगती है पर तुम्हारे डैड का क्या, उन्होंने अभी तक हमें ये बताया नहीं है कि उनका इलेजिटिमेट चाइल्ड है कौन। तो यानजाओ कहता है कि मैं उसे खुद चेक कर लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। फिर पार्टी का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग पार्टी में पहुँचते हैं तो सेलिन यानजाओ के पास जाकर माफ़ी मांगने लगती है। तो यानजाओ उस पर भड़क जाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। सेलिन कहने लगती है कि तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और सुमो से कहने लगती है कि तुम इसे कुछ समझाओ ना, ये तुम्हारा हस्बैंड है। तो सुमो सोचने लगती है कि मैं इससे समझाऊं, बिल्कुल भी नहीं, तुम कितना सीधा साधा होने के नाटक कर रही हो और अभी थोड़ी देर बाद ही तुम मुझे पानी में गिराने का प्लान करोगी। जिसे सुनकर यानजाओ हैरान हो जाता है और फौरन सुमो का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि हमेशा मेरे साथ रहना, और सेलिन से कहता है कि हमसे दूर रहो और वहाँ से चली जाता है। सेलिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जीजी सुमो को अपने सभी फ्रेंड से मिला रही थी, जिससे सुमो भी बड़े प्यार से उनसे बातें कर रही थी। तभी सेलिन गुस्से में सुमो की तरफ आती है और उसे धक्का देने ही वाली थी, तभी सुमो साइड हो जाती है और पानी में सेलिन गिर जाती है। यानजाओ सेलिन को पानी में देखकर उसे सुमो समझ लेता है और फौरन उसे बचाने जाता है। जैसे ही वह देखता है कि वह सुमो नहीं है, वह तो हैरान हो जाता है और फौरन सुमो के पास आकर उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना। सुमो उसको देखकर हैरानी से सोचने लगती है कि इसे क्या हो गया, ये इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है। तभी उसकी नज़र यानजाओ की बॉडी पर चली जाती है और वह उससे देखकर अमेज्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इसकी बॉडी, मुझे इसकी बॉडी को टच करने का मन कर रहा है। यानजाओ ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुम इसे छूना चाहती हो तो छू सकती हो, और उसका हाथ पकड़कर खुद की बॉडी में रख लेता है। सुमो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर यानजाओ कहता है कि अगर तुम देखना चाहती हो तो देख सकती हो और अगर छूना चाहती हो तो छू सकती हो, मैं पूरा तुम्हारा हूँ। सुमो तो खुश हो जाती है और उसे इधर उधर टच करने लगती है, जिसे देखकर यानजाओ भी मुस्कुराने लगता है। जीजी ये देखकर थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है तो यानजाओ उसे
रोकता है और कहता है कि ऑक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है, तुम दोनों यहीं पर रहो, मैं कपड़े चेंज कर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है सुमो और जीजी पार्टी में घूम रहे थे, तभी वे देखते हैं कि एक लड़का लड़की आपस में लगे हुए हैं, जिसे देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सुमो को याद आता है कि ये तो जीजी का बॉयफ्रेंड है ना, जिसने सिर्फ पैसों के लिए जीजी से प्यार किया और उसके पैसों पर ऐश की, और इतना ही नहीं, उसने अपने लिए मिस्ट्रेस भी इसी के पैसों से खरीदी और उसकी मस्ती भी इसी के पैसों से करवाई, जिसे सुनकर जीजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह जोर से उसे आवाज लगाती है। वह फौरन जीजी के पास आता है और उसे कहने लगता है कि तुमने गलत समझ लिया है, मैं बस यहाँ पर रेस्टरूम आया था। सुमो कहने लगती है वुमेन्स वॉशरूम में। जीजी उस पर भड़क जाती है और उसे खींचकर थप्पड़ मार देती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। शेनमई पहले तो उसे एक्सप्लेनेशन देता है, फिर उसी पर भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आता। और लड़की को दिखाते हुए कहता है कि मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ। सुमो उससे कहने लगती है कि मैंने इतना ज्यादा बेशरम इंसान पहली बार देखा है जो दूसरों के पैसों पर ऐश करता है और उसे ही रोब दिखा रहा है। जीजी भी उसे सुनाने लगती है, जिसे सुनकर शेनमई को गुस्सा आता है और वह उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइंट आउट करने की। ये देखकर सुमो मॉप से उसकी धुलाई कर देती है और उसे सिक्योरिटी गार्ड से कहकर बाहर निकलवा देती है। जीजी तो खुश हो जाती है और सुमो से कहने लगती है कि अब मैं दोबारा ऐसे इंसान के चक्कर में नहीं फंसूंगी और अपना फ्यूचर चेंज कर रहूंगी। वहीं सीलिन रूम में लूचन से मिलने जाती है और कहने लगती है कि अब यानजाओ मुझ पर भरोसा नहीं करता, तुम उसे कब हराओगे? मैं चाहती हूँ वह जल्द से जल्द मर जाए। तो लूचन कहने लगता है कि वह दिन भी जल्दी आने वाला है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वहीं यानजाओ अपने कपड़े चेंज करता है, तभी उसे सेक्रेटरी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि आपने कहा था कि हम सीलिन पर नजर रखें ना, तो हमें पता चला है कि वह रूम नंबर 201 में एक आदमी से मिलने गई है। तो यानजाओ फौरन वहाँ पहुँचता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं ऑक्शन स्टार्ट होने वाला था। जीजी और सुमो यानजाओ का वेट कर रहे थे, तभी वहाँ पर सीलिन आ जाती है, जिसे देखकर जीजी कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सीलिन उससे अक्कड़ से कहती है ये तुम्हारा ऑक्शन नहीं है, हम भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो सुमो सोचने लगती है कि ये अचानक से इतना कैसे बदल गई। तभी उसे याद आता है और वह जीजी से कहती है कि यानजाओ मुश्किल में है, हमें यहाँ से फौरन जाना होगा। तो सीलिन फौरन उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि अभी ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, और मुस्कुराती हुई सोचने लगती है कि आज तो यानजाओ को मरने से कोई नहीं बचा सकता और फिर उसके बाद तुम दोनों की बारी आएगी। सुमो सोचने लगती है कि आज के अटैक में यानजाओ की जान तो नहीं जाएगी, पर उसकी टांगे टूट जाएगी और वह अपाहिज हो जाएगा, जिसे सुनकर जीजी भी हैरान हो जाती है। सुमो सोचती है कि मुझे कैसे भी कर उनकी जान बचानी ही होगी। वह वहां से जाने लगती है, तभी सीलिन उन्हें रोक देती है। एंकर उन सभी को डांटते हुए कहती है कि शांति रखिए, ऑक्शन स्टार्ट हो गया है। सभी लोग उन तीनों को सुनाने लगते हैं। सुमो गुस्से में सीलिन से रास्ता छोड़ने के लिए कहती है, तो सीलिन उससे कहने लगती है कि तुम क्या कर लोगी, क्या तुम इतने लोगों के सामने मुझ पर हाथ उठाओगी? सुमो उसके पास जाती है और 2-3 थप्पड़ उसके जड़ देती है और कहने लगती है कि अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी तो ऐसे ही मानोगी, और जीजी को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं गुंडे लोगों ने यानजाओ की पूरी तरीके से धुलाई कर दी थी, वह उसकी टांगे भी तोड़ने वाले थे। तभी सुमो वहां पर पहुंच जाती है और यानजाओ को बचा लेती है और उन गुंडों की मार मार के चटनी बना देती है। फिर दिखाया जाता है सुमो और जीजी यानजाओ को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तभी वहां पर गुई अपनी कार लेकर पहुंच जाता है और उन तीनों को कार में बैठने के लिए कहता है। सुमो सोचने लगती है कि बुक में इसके बारे में डिटेल में लिखा गया था कि इस कार का एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि इसके ब्रेक फेल हो जाएंगे, और उनसे कहने लगती है कि हम इसमें नहीं जाएंगे, हम दूसरी कार लेंगे, और दूसरी कार में चले जाते हैं। सीलिन को ये देखकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इन्हें मेरे प्लान के बारे में पहले ही पता कैसे चल जाता है। फिर दिखाया जाता है हॉस्पिटल में यानजाओ को होश आता है और वह अपने सामने सुमो को सोते हुए देखता है। वह मुस्कुराते हुए उसके करीब जाकर उसे किस करने ही वाला था, तभी सुमो की आंख खुल जाती है और वह खींच कर यानजाओ के फेस पर अपनी 5 उंगलियां छाप देती है। यानजाओ तो हैरान हो जाता है। सुमो उसे देखकर कहने लगती है कि मुझे लगा कोई ओल्ड मैन मेरे करीब आ रहा है, जिससे मैं डर गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, और उससे माफी मांगने लगती है। यानजाओ जोर जोर से रोते हुए डॉक्टर को बुलाने लगता है, तभी वहां पर गुई आ जाता है जो यानजाओ के फेस पर निशान देखकर कहने लगता है कि आपके फेस पर ये निशान कैसा है? सुमो बहाना लगाने लगती है कि गलती से मैंने इनके गाल पर स्क्रैच कर दिया। गुई कहता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भाई मैं आपको एक बात बताने आया था कि सुमो का अंदाजा बिल्कुल सही था। मेरी कार में प्रॉब्लम थी, उसकी ब्रेक की वायर किसी ने काट दी थी और फ्यूल टैंक भी काट
काट दिया था। अगर गलती से वह किसी से टकराती तो वह ब्लास्ट हो जाती और हम सब लोग वहाँ पे मर जाते। और उसे बताता है कि आपको याद है कैसे सुमो ने लड़कर आपकी जान बचाई थी। यानजाओ तो ये सुनकर परेशान हो जाता है और सुमो को चेक करने लगता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। सुमो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके करीब जाकर कहने लगती है, मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब सा दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं तुम मुझे मेरे पैसे देने से मना तो नहीं करने वाले? मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। तो यानजाओ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे पूरे पैसे तुम्हें दे दूंगा। जिससे सुमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम लिन सेलिन से कैसे डील करने वाले हो, और सोचने लगती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर तुमने उसे माफ कर दिया, क्योंकि तुम उससे प्यार जो करते हो। यानजाओ उसे कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। सुमो सोचने लगती है, बुक में तो इसके बारे में भी अच्छे से बताया था। इतने में वह आगे कुछ सोचती तभी वहां पर सिलिन पहुंच जाती है और यानजाओ की चिंता करते हुए कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, तुम ठीक हो ना? सुमो कहने लगती है कि तुम अपना ये नाटक बंद करो। तो सिलिन कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वैसे यानजाओ ने जब से तुमसे शादी की है तब से वह प्रॉब्लम ही फेस कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तुम बैड लक हो, पर फिर भी सुमो सोचने लगती है कि बैड लक और मैं, वैसे असली ग्रीन हैट तो तुम हो, जिसने यानजाओ की लाइफ में एंटर करने के लिए उसे लोगों से बुरी तरीके से पिटवाया और फिर उसे बचाने का खुद ही नाटक किया। तुम्हारे इस ड्रामे में यानजाओ जैसा घटिया इंसान ही विश्वास कर सकता है जिसने अपने ही बैड लक को अपना लाइफ सेवियर समझ लिया। जिसे सुनकर सभी गू फैमिली हैरान हो जाती है। यानजाओ सोचने लगता है कि मतलब ये शुरू से नाटक कर रही थी। सेलिन यानजाओ से नाटक करते हुए कहने लगती है कि मेरा सुमो को बैड लक कहने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से ये बहुत ज्यादा अजीब व्यवहार कर रही है और ये पहले की सुमो जैसी बिल्कुल लग भी नहीं रही है। मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं इसकी वजह से तुम डेंजर में मत आ जाओ। तो सुमो कहने लगती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम्हें शर्म नहीं आती? यानजाओ भी सिलिन से कहने लगता है कि तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारे साथ 201 रूम नंबर में कौन था? तो सिलिन कहने लगती है कि मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं वहां पर अकेली थी। तुमने मुझे वहां पर अकेले देखा तो था, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या ये सुमो तुम्हें मेरे बारे में भड़का रही है? मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा और वहां से चली जाती है। यानजाओ सबसे कहने लगता है कि इस खेल का मास्टरमाइंड छुपकर वार कर रहा है और कई बार मुझे मारने की कोशिश भी कर चुका है, और जीजी से कहता है कि तुम सिलिन पर नजर रखो, वह हमें उस आदमी तक पहुंचा सकती है। फिर दिखाया जाता है जहाँ मदर अभी भी डैड को अच्छी तरह खर्चा पानी दे रही थी और उससे पूछ रही थी कि हमें बताओ कि तुम्हारा एलिजिटिमेट चाइल्ड कौन है, पर डैड कुछ भी नहीं बोलते। जैसे ही मिसेस गो सुमो को वहां पर देखती है, फौरन उसकी चिंता करते हुए उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ना? मैंने सुना वहां पर अटैक हो गया था और तुमने उससे फाइट की, तुम्हें तो कहीं चोट नहीं लगी ना? और यानजाओ को साइड कर देती है। यानजाओ तो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैं आपका सन हूँ और मुझे चोट लगी है, पर मिसेस गो उसकी एक भी बात नहीं मानती और सुमो को अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहती है कि ये आज से तुम्हारा हुआ, जिससे सुमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि पैसा ही भगवान है और फौरन मॉम के गले लगते हुए कहती है कि आज से तुम मेरी रियल मॉम हुई। मिसेस गो सुमो से कहने लगती है कि तुम ही कुछ सोचो ना कि इसका एलिजिटिमेट चाइल्ड कौन हो सकता है। सुमो सोचने लगती है कि आजकल तो मॉम अच्छी हो गई है, पर यह ओल्ड मैन अभी तक नहीं सुधरा है, यह बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा। इसने अपने एलिजिटिमेट चाइल्ड का पैटर्निटी टेस्ट भी नहीं करवाया और अपनी मिस्ट्रेस की बात पर यकीन कर लिया, उसने इसे बेवकूफ़ बना दिया। पर मुझे लगता है कि बाद में इसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी जब इसका एलिजिटिमेट चाइल्ड जबरदस्ती इसकी इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन ले लेगा और इसे पौड़ियों से धक्का दे देगा। पर हॉस्पिटल में जब इसके बचने के चांस होंगे तो इसका एलिजिटिमेट चाइल्ड इसकी ऑक्सीजन पाइप ही काट देगा और वहां पर इसकी मौत हो जाएगी, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाती है। और मॉम फिर से डैड की धुलाई करते हुए पूछने लगती है कि बताओ मुझे तुम्हारा एलिजिटिमेट चाइल्ड कौन और कहाँ है, पर डैड कुछ भी नहीं बताते और सुमो को ही गलत कहने लगते हैं कि ये झूठ बोल रही है। सुमो कहने लगती है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, जो इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होगी। फिर दिखाया जाता है यानजाओ सुमो के रूम में जाता है और उससे कहने लगता है कि मेरा बेड टूट गया, क्या मैं तुम्हारे कमरे में रह सकता हूँ? तो सुमो उससे हैरानी से कहती है कि बेड कैसे टूट गया?
यानजाओ सोचने लगता है जहाँ पर उसने खुद अपने बेड के नेट्स निकाल दिए थे। सुमो कहती है कि वैसे भी इस घर में बहुत से कमरे हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं रह लेते, वैसे भी तुम बीमार नहीं हो। यानजाओ उसे अपना ब्लैक कार्ड देता है जिससे सुमो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसका मोस्ट वेलकम करती है। यानजाओ सोचता है कि आज तो मैं इसे अपने चाम से पटा कर ही रहूंगा। सुमो उससे कहने लगती है कि तुम यहीं पर रहो, मैं यहाँ से चलती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी यानजाओ उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है जिससे सडनली दोनों की किस हो जाती है। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है जिससे दोनों ही एम्बेरस हो जाते हैं। जीजी उन्हें बताती है कि गुई का मुझे कॉल आया था, वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, अब उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। सुमो सोचने लगती है कि क्या आज ही उसकी किडनी और आंखें गायब होने वाली है, और कहती है कि हमें जल्द ही गुई को बचाना होगा, और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं गुई को उसकी गर्लफ्रेंड ने बांध रखा था। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहने लगती है कि तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो, तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना, हम तो एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार थे। तो गुई कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे मेल में चेंज हो जाओगी, अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। जिसे सुनकर गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगती है अब तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते तो मुझे तुम्हारी किडनी और आंखें दोनों ही चाहिए। वह उसकी आंख निकालने ही वाली थी, तभी वहाँ पर सुमो पहुँच जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड की जमकर धुलाई करती है। उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तू सुमो कहने लगती है तुम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो जो इंसान हो और उसके ऑर्गन्स को बेचती हो, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह उन लोगों पर फिर से अटैक करती है तो सुमो जमकर उसकी धुलाई करने लगती है। यानजाओ सुमो को रोकता है कि तुम अब रुक जाओ, हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे, पर सुमो के कानों तक उसकी एक भी बात नहीं पहुंचती। जिसे देखकर जीजी कहने लगती है कि भाई लगता है आपके वर्ड्स का कोई असर नहीं पड़ा। तो यानजाओ कहने लगता है कि मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे दूंगा, तुम अब रुक जाओ। तो सुमो फौरन रुक जाती है और खुश हो जाती है। तभी वह दोबारा सुमो पर चाकू से अटैक कर देती है, पर यानजाओ उसके आगे आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है। सुमो फौरन उसकी गर्लफ्रेंड को एक लात मारती है और यानजाओ को देखने लगती है। तो यानजाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस मुझे थोड़ा सा कट लगा है, मैंने तुम्हारी जान बचाई, क्या तुम इसके लिए मेरे थोड़े से पैसे माफ़ कर सकती हो। तो सुमो उसे धक्का देती हुई कहती है कि हमारे बीच कोई भी नेगोशिएशन नहीं चलेगी, और उसे गोद में उठाती हुई कहती है कि मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना है, और उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है सुमो यानजाओ की बॉडी देखकर सोच रही थी कि क्या इसकी इतनी अच्छी फिगर पर निशान पड़ जाएगा। तो यानजाओ उससे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस पर निशान नहीं पड़ेगा, मैं इस पर निशान नहीं पड़ने दूंगा। सुमो उससे कहने लगती है कि मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, और सोचने लगती है कि क्या ये मुझे ऐसी लड़की सोच रहा है, नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोच सकती, माना इसका फिगर अच्छा है, पर अभी मुझे बहुत से पैसे कमाने हैं और अपने बुढ़ापे के लिए इकट्ठे करने हैं। मैं अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर दूंगी, और ना ही मैं पेन ऑफ लव अभी झेलना चाहती हूँ। यानजाओ उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम पेन ऑफ लव झेलने के लिए तैयार हो। तो सुमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे कार्ड लेती हुई कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैंने कौन सा अपने दिल के दरवाजे पर लॉक लगा लिया है, मैं दरवाज़ा आराम से खोल भी सकती हूँ। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वह कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो यानजाओ कहता है मैं तुम्हारे दिल की आवाज़ अच्छे से सुन सकता हूँ। सुमो कहने लगती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसके दिमाग में चोट लग गई है। यानजाओ कहता है कि मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ, पर इससे मुझे क्या मिलेगा। तो सुमो उसे अपने कार्ड दिखाते हुए कहती है कि तुम इसमें से कोई भी ले सकते हो। तो यानजाओ कहता है कि मुझे कार्ड नहीं चाहिए, जिससे सुमो तो खुश हो जाती है। यानजाओ कहने लगता है पर इसके बाद तुम कभी भी डिवोर्स की बात नहीं करोगे। तो सुमो मान जाती है। तो यानजाओ उसे खुद के करीब कर लेता है और कहने लगता है कि अगर तुम मेरे करीब बैठोगी तो मैं तुम्हारी आवाज़ अच्छे से सुन पाऊंगा, मैं सुन रहा हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। जिसे सुनकर सुमो की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वह सोचने लगती है कि क्या सच में मैं इससे प्यार करने लग गई। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे दिल में सिर्फ पैसा है। और उससे कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो यानजाओ सुमो के करीब जाने लगता है और ऑलमोस्ट उसे किस करने ही वाला था, तभी वहाँ पर मिस्टर गो आ जाते हैं और सुमो पर भड़क जाते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार टूट रहा है, तुम मनगढ़ंत कहानी बनाकर बोल रही हो। तो यानजाओ सुमो का साथ देते हुए मिस्टर गो से कहने लगता है कि वह लड़ाई इसकी वजह से नहीं, आपके इलेजिटिमेट चाइल्ड की वजह से हो रहा है। मिस्टर गो कहने लगते हैं कि इसने तुम्हें क्या दवाई खिला दी है जो तुम इसका फेवर ले रहे हो। सुमो भी मिस्टर गो को सुनाने लगती है। मिस्टर गो सोचने लगते हैं कि इसे लूचन के बारे में कैसे पता,
वैसे भी ऐसा लुचेन बिल्कुल भी नहीं है, यह इम्पॉसिबल है। और सुमो को सुनाते हुए कहने लगते हैं कि तुम हमारा घर तोड़ना चाहते हैं। तभी वहाँ पर मिसेस गू भी आ जाती है और मिस्टर गू की धुलाई करते हुए कहने लगती है कि तुम हमारे पूरे परिवार को मरवाना चाहते हो। यानजाओ मिस्टर गू को कहने लगता है कि अगर आपको हम पर विश्वास नहीं आ रहा है तो आप अपने इलिजिटिमेट चाइल्ड का पैटर्निटी टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते। मिस्टर गू के मुंह से अचानक से आ जाता है कि लुचेन बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वह बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, वह मेरा अपना खून है, वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जो सुनकर यानजाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। होटल रूम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यानजाओ सेलिन के रूम के बाहर था और सेलिन लुचेन से बात कर रही थी कि लुचेन तुम उसे आज रात ही क्यों नहीं मार देते। करंट में यानजाओ सोचता है कि ये कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, ये वही नाम है और अपने डैड से कहने लगता है कि उसका इंटेंशन बहुत ज्यादा बुरा है, वह गू फैमिली के शेयर्स चाहता है। पर मिस्टर गू अभी भी विश्वास ही नहीं कर रहे थे तो मिसेस गू उसे पीटते हुए कहती है कि तुम इतने ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और गू हाउस से भी बाहर निकाल दूंगी और गू फैमिली का कोई प्रॉपर्टी शेयर तुम्हारे नाम नहीं होगा, और उसे मार मार कर वहाँ से भगा देती है। यानजाओ मोम से कहता है कि आपने ये सब जानबूझकर किया ना। मिसेस गू कहने लगती है कि हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा, ये सीधा अपने बेटे के पास जाएगा और हम इसके बेटे को पकड़ लेंगे, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी यानजाओ को सेलिन का कॉल आता है और वह उससे कहने लगती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि इन सब के पीछे कौन है तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। यानजाओ सेलिन से मिलने जाता है तो सेलिन यानजाओ को उसे बातें घुमा घुमा कर सुमो के बारे में ही भड़काने लगती है कि वह तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। तो यानजाओ कहने लगता है तो तुम भी तो उसी के पीछे हो। तो सेलिन कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो यानजाओ कहने लगता है कि अच्छा, तो तुमने खुद आदमियों को भेजकर मुझे पिटवाया और फिर नाटक किया कि मुझे बचा रही हो। वैसे अब मैं तुमसे सीधा डायरेक्ट पूछता हूँ कि लुचेन कौन है। सेलिन तो ये सुनकर हैरान हो जाती है। वहीं सुमो और जीजी उन लोगों पर नजर रखे हुए थे। सुमो सोचने लगती है मुझे पूरी कहानी पता है, तभी मैं तुम्हारे नाटक पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। तभी उसे याद आता है कि लुचेन ने सेलिन को कहा था कि तुम यानजाओ को रोक कर रखना, तब तक मैं मिस्टर गू से पेपर पर साइन ले लूंगा। सुमो फौरन यानजाओ के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे डैड मुसीबत में है, हमें फौरन उन्हें बचाना होगा। जिसे सुनकर सेलिन मुस्कुराती हुई कहने लगती है कि तुम लेट हो गए, अब तक तो लुचेन ने उनसे साइन भी ले लिए होंगे। यानजाओ कहने लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पिछले मंथ ही मेरे डैड ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर कर दी, तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सेलिन तो हैरान हो जाती है। वहीं लुचेन मिस्टर गू को पेपर देते हुए कहता है कि आपको इन पेपर्स पर साइन करने होंगे और उन्हें इमोशनल करने की कोशिश करने लगता है कि मेरी मॉम ने आपके लिए कितना कुछ सफ़र किया, लोगों ने उन्हें कितना बुरा कहा, अब आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दीजिए जिससे हम लोग भी आराम से अपनी लाइफ जी पाएं। मिस्टर गू तो सुमो की बातों को सोचने लगते हैं कि क्या वह सच कह रही थी, यह बस गू फैमिली की प्रॉपर्टी शेयर्स चाहता है। और लुचेन से कहने लगते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो ना। तो लुचेन तो हैरान हो जाता है कि क्या आप सब कुछ जानते हैं। कोई बात नहीं, आज तो वैसे भी तुम मर नहीं वाले हो, तुम्हें ये पेपर्स कैसे भी कर साइन करने होंगे। और जबरदस्ती उससे साइन लेने लगता है। तभी वहाँ पर सुमो पहुँच जाती है जिसे देखकर लुचेन डैड को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। लुचेन भागता हुआ सेलिन के पास आता है और उसका गला पकड़ लेता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें यानजाओ को होल्ड करना होगा पर तुम वो भी नहीं कर पाई। तो सेलिन उसे बताती है कि सारी प्रॉपर्टी यानजाओ के नाम ट्रांसफर हो गई, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसे सुनकर लुचेन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वह काम डाउन होते हुए कहता है कि अभी भी हमारे पास चांस है, जब तक मेरे पास वो फेक पैटर्निटी टेस्ट है तब तक मैं भी उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हूँ। फिर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है सभी लोग सुमो को थैंक यू कहते हैं, जिसे देखकर सुमो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। यानजाओ सुमो को कहने लगता है कि अगर तुम नहीं होती तो हम अपनी फैमिली का फेथ कैसे चेंज कर पाते। सुमो कहने लगती है कि फेथ, फ्यूचर, ये लोग तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। यानजाओ कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तो सुमो कहती है कि इसमें भी नुकसान नहीं है, मुझे हमेशा पैसे मिलते रहेंगे। जिसे सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है सुमो और यानजाओ आपस में बातें कर रहे थे। यानजाओ कहने लगता है कि मैंने मॉम और जीजी को घर भेज दिया है, अब तुम्हें क्या लगता है
कि आगे क्या होने वाला है। वैसे भी अब लूचेन को पता लग चुका होगा कि डैड के पास कोई भी इक्विटी शेयर नहीं है। सुमो कहने लगती है कि वह इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा, अगर मैं क्रिमिनल होती तो। तभी उन्हें कुछ एहसास होता है और वह डैड के वार्ड की तरफ भागते हैं। वहीं लूचेन वार्ड में डॉक्टर का भेष लेकर मिस्टर गू को मारने आया था कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। वह उनका ऑक्सीजन निकालने ही वाला था, तभी वहां पर गुई पहुंच जाता है और डॉक्टर से पूछने लगता है कि इन्हें कब तक होश आ जाएगा। लूचेन कहता है कि कल तक होश आ जाएगा। तभी वह चांस देखकर गुई के बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और मिस्टर गू को वहां से ले जाने लगता है। रास्ते में सुमो लूचेन को देख लेती है और फौरन उसके पीछे भागती हुई यांजाओ से कहती है, तुम मॉम और जीजी को जाकर चेक करो, मैं इनके पीछे जाती हूँ। वहीं मॉम और जीजी के पास सेलिन पहुंच जाती है उन्हें किडनैप करने के लिए, जो देखकर जीजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह उसे सुनाने लगती है कि तुम स्टार्टिंग से प्लानिंग कर मेरे भाई को फंसाने की कोशिश कर रही थी। सेलिन कहने लगती है कि अगर सुमो बीच में नहीं आती तो कब का मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता और मेरी उसके साथ शादी हो जाती। फ्लैशबैक दिखाया जाता है सेलिन यांजाओ के ड्रिंक में मेडिसिन मिलाकर उसे पिलाती है और उसे नशे की हालत में रूम में ले जाने की कोशिश कर रही थी। तभी यांजाओ उसे झटक कर खुद से दूर कर देता है और रूम के बाहर खड़ा होकर खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। तभी सुमो वहां पहुंच जाती है और यांजाओ को घूरने लगती है। यांजाओ मौका देखकर सुमो को ही रूम में खींच लेता है और दरवाजा लॉक कर देता है। सेलिन तो दरवाजा पीटती रह जाती है। करंट में सब कुछ सेलिन जीजी को बता रही थी और कहती है कि अगर उस टाइम सुमो नहीं आती तो मैं उसकी जगह पर होती और रिपोर्टर्स मेरी वीडियो वायरल करते और मेरी शादी यांजाओ से हो जाती और मैं मौका देखकर तुम सबको मार देती और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती। पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी और तुम सबकी नजरों में सुमो की गिराने की पूरी कोशिश की और खुद गिरने का नाटक किया, जिसे सुनकर जीजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सेलिन को सुनाने लगती है कि तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने सिस्टर इन लॉ को फंसाने की कोशिश की, तुम तो जरूर हेल में ही जाओगी। जिसे सुनकर सेलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों को उन्हें पीट कर बेहोश करने के लिए कहती है। फिर दिखाया जाता है सेलिन अपने आदमियों को लेकर सुमो और यांजाओ के पास पहुंच जाती है। यांजाओ उसे देखकर सोचने लगती है कि ये सबके सामने कैसे आ गई। शायद जो मेरी वजह से चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से ये सबके सामने आ गई, पर स्टोरी लाइन तो सेम ही रहेगी। मतलब सारे फैमिली मेंबर्स किडनैप हो गए। तभी यांजाओ को लूचेन का कॉल आता है कि अगर 20 मिनट में तुम यहाँ पर नहीं पहुंचे तो मैं सारे फैमिली मेंबर्स को मार दूंगा, और कॉल कट कर देता है। यांजाओ हैरानी से सुमो को देखने लगता है तो सेलिन कहती है, तुम अपनी फैमिली को बचाओगे या सुमो को? मैं सुमो को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सुमो यांजाओ से कहने लगती है कि तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम अपनी फैमिली को बचाओ, मैं आराम से यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। यांजाओ उसे टेक केयर कहकर वहाँ से चला जाता है। सेलिन सुमो से कहने लगती है कि ये तो तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं करता, अब तुम्हारा क्या होगा? तो सुमो सेलिन से कहने लगती है कि तुम अपनी फिक्र करो, जिसके साथ तुम रह रही हो वह तुम्हें बस यूज कर रहा है। जिसे सुनकर सेलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, हम लोग बचपन से एक साथ रहे हैं। वैसे मैंने सुना है तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो और तुम्हें लड़ाई भी आ गई है। मैंने यहाँ पर सभी एक्सपर्ट लोग बुलाए हैं, चलो देखते हैं कि तुम इनसे फाइट कर भी पाती हो या नहीं। और अपने आदमियों को सुमो को मारने के लिए कहती है तो सुमो सबकी धुलाई कर देती है और सबको धूल चटा देती है। वही दिखाया जाता है यांजाओ लूचेन के पास पहुंचता है तो लूचेन कहने लगता है कि मैं भी गू फैमिली का सन हूँ तो मेरा भी प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा बनता है। जीजी कहने लगती है कि हमें सेलिन ने सब कुछ बता दिया है, तुम हमारे डैड के सन नहीं हो, तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करते। तो लूचेन जीजी से कहने लगता है कि तो क्या हो गया, मैं फिर तुमसे शादी कर लूंगा और तुमसे अपनी सारी प्रॉपर्टी के शेयर्स ले लूंगा। यांजाओ लूचेन से कहने लगता है कि रुको, ऐसा कुछ भी मत करना, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना तो हम दे देंगे। लूचेन कहने लगता है कि अब मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं तुम्हारी जान भी चाहिए, और उसे पैरालाइज का इंजेक्शन लगा देता है जिससे यांजाओ पैरालाइज हो जाता है। फिर दिखाया जाता है लूचेन यांजाओ को पहाड़ी से धक्का देने वाला था, तभी वहां पर सुमो सेलिन को लेकर पहुंच जाती है और कहने लगती है कि रुक जाओ, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं सेलिन को धक्का मारकर यहाँ से गिरा दूंगी। लूचेन सेलिन से माफी मांगते हुए कहने लगता है
कि तुमने मेरी बहुत मदद की, पर मुझे गू फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए। तुम मरती हो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सिलिन कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। तो लुचियन कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने जो किया वह सब अपनी मर्जी से किया, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और सुमो से कहने लगता है कि पहले भी तुमने यांजाओ को मेरे हाथों से बचाया, पर इस बार कुछ भी नहीं कर पाओगी। और यांजाओ को पहाड़ी से धक्का दे देता है। सुमो फौरन सिलिन को छोड़ती है और यांजाओ को बचाने के लिए कूद जाती है। तभी वहाँ पर यांजाओ का असिस्टेंट पुलिस लेकर पहुँच जाता है। वहीं सुमो यांजाओ को बचा लेती है और गुस्से में उसे डांटने ही वाली थी, तभी यांजाओ उसे किस कर देता है और उसे आई लव यू भी कह देता है, जिससे सुनकर सुमो तो पहले हैरान हो जाती है और गुस्से में उससे कहने लगती है तुम ये सब कर कर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। तो यांजाओ कहने लगता है कि मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगी। तो सुमो कहती है कि तुम्हें कैसे पता था। तो यांजाओ सोचने लगता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मेरा फेथ चेंज हो गया है, तो मुझे पता है कि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है। फिर दिखाया जाता है पूरी गू फैमिली खुशी खुशी घर को आ रही थी, क्योंकि लू चैन को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, पर सिलिन वहाँ से भाग गई थी। मॉम को तो अभी भी डैड पर गुस्सा आ रहा था कि अगर वह ये सब नहीं करते तो कभी भी इतना बड़ा पंगा नहीं पड़ता और हम खुशी खुशी जी रहे होते। वह फिर से डैड को अच्छे से धोने लग जाती है। फिर दिखाया जाता है मॉम की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी थी जिसपे कोई भी गड़बड़ नहीं थी। तभी दोनों भाई बहन अपने बड़े भाई को सुमो की चापलूसी करते हुए देखते हैं। सुमो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बात तब तक नहीं मानूंगी जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। तो यांजाओ कहने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ, और उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी के शेयर्स और प्रॉपर्टी दे देता है, जिसे देखकर सुमो तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि कहीं तुम ऐसा वैसा तो नहीं सोच रहे। तो यांजाओ कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरी वाइफ हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास भी बहुत सी प्रॉपर्टी हो। जिससे सुमो तो खुश हो जाती है और एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए पढ़ने लगती है। तभी वह देखती है कि लाइफ टाइम। वह यांजाओ पर भड़क जाती है कि तुम चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए काम करूं। तो यांजाओ कहता है कि तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर काम करूंगा। सुमो एग्रीमेंट में चेक करती है तो देखती है कि यांजाओ सच कह रहा है। तभी यांजाओ मौका देखकर उसे किस कर देता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सुमो की मॉम और उसका भाई आ जाते हैं और उस पर भड़कते हुए कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर मजे कर रही हो और वहाँ पर हम भूख से मरने वाले हैं। सुमो सोचने लगती है कि दो और राक्षस आ गए जिसने कभी भी मुझे अपनी फैमिली माना ही नहीं। तुम लोगों को पालने के बजाय मैं दुश्मनों को पाल लूं। तभी उसके भाई की नजर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पर पड़ जाती है और वह सुमो से कहने लगता है कि तुम मुझे एक प्रॉपर्टी दे दो। सुमो उसे साफ साफ मना कर देती है और सोचने लगती है कि किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे ही टेबल से मेरा खाना छीन सके। सुचैन सुमो को ही सुनाने लगता है, जिसे सुनकर सुमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह खींचकर उसके लात मारती है। मॉम सुमो को कहने लगती है कि तुम कुछ प्रॉपर्टी के खातिर अपने भाई को कैसे मार सकती हो, क्या होगा अगर तुम्हें एक प्रॉपर्टी दे भी दोगी, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। सुमो कहने लगती है कि ज्यादा बकवास मत करो, अगर तुम्हें मार नहीं खानी तो, और उस पर हाथ उठाने लगती है, जिसे देखकर मॉम उस पर भड़क जाती है कि सुमो मुझ पर कभी भी हाथ नहीं उठाती, मिस लिन बिल्कुल सही कह रही थी, तुम मेरी बेटी नहीं हो। जिसे सुनकर सुमो हैरान हो जाती है कि कौन मिस लिन। तभी वहाँ पर सिलिन आ जाती है और सुमो से कहने लगती है कि तुम्हें अपनी फैमिली पर दया नहीं आती, वैसे भी तुम सुमो हो ही नहीं, तुमने उसे कहीं किडनैप कर दिया है या मार दिया है, तुम यहाँ पर जरूर चोरी या मर्डर करने के लिए आई हो। जीजी सिलिन को ही सुनाने लगती है कि तुम कौन होती हो फालतू बकवास करने वाली। गोई कहने लगता है वैसे भी अब सिस्टर इन लॉ गो ग्रुप की हेड है और सारे ट्रांसफर उनके नाम शेयर हो चुके हैं, तो अगर तुम उन्हें कुछ कहती हो तो गो ग्रुप को बोलोगी। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सुमो के मॉम और ब्रदर सुमो की तरफ पलटी मार लेते हैं कि अगर हम सुमो की तरफ रहेंगे तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। मॉम सुमो से कहने लगती है कि ये मेरी ही बेटी है, मैं अपनी बेटी को कैसे नहीं पहचान लूंगी। तो सिलिन कहने लगती है कि ये सब झूठ बोल रही है, देखना तुम लोग बहुत ज्यादा पछताओगे, ये जरूर तुम लोगों को धोखा दे देगी। तो जीजी कहने लगती है कि अगर सिस्टर इन लॉ हमें धोखा भी देती है तो तुम्हारा क्या, तुम आउटसाइडर हमारे बीच में मत बोलो। तभी मॉम की नजर सुमो के हाथ पर बर्थ मार्क पर पड़ जाती है और वह कहने लगती है कि ये मेरी ही बेटी है, देखो इसके यहाँ पर निशान है। जिसे देखकर सिलिन तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से इंसान इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। तो यांजाओ कहता है कि अब तुम जेल में जाकर ही ये सब सोचना कि अचानक से इंसान कैसे बदल सकता है, और गुई को सिलिन को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है।
गुई सीलिन को वहाँ से ले जाता है। मॉम और ब्रदर फिर से सुमो को मस्का लगाने लगते हैं कि हमने तो तुम्हारी मदद की और हम फैमिली भी हैं, तो थोड़ा सा पैसा तो तुम हमें दे ही सकती हो। तो सुमो पूछती है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तो वह घर, पैसा, गाड़ी मांगने लगते हैं। सुमो कहने लगती है कि माना तुमने मुझे बड़ा किया है, पर मैं 16 साल की उम्र से काम कर रही हूँ और मैंने तब से तुम्हें 1 मिलियन पैसे दे दिए हैं। अगर मैं उन्हें इग्नोर कर कर आज तक का अपना सारा खर्चा भी लगाऊं तो मेरा हर महीने का सिर्फ 300 रुपया बनता है, जो मैं तुम्हें दे दूंगी। जिसे सुनकर मॉम और ब्रदर दोनों हैरान हो जाते हैं और उसे ही सुनाने लगते हैं। सुमो सोचने लगती है कि लगता है ये लातों के भूत है, इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, और डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागने लगती है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स से ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।